हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो रहेगा 12 नंबर, यानी कि इससे पहले हम लोग कर चुके हैं अपने 11 मॉक टेस्ट। और जिनको नहीं पता है कि हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट चल रहे हैं राका के, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 11 मॉक टेस्ट कराए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे हम लोग करते हैं अपने रागा के मॉक टेस्ट को, और जो आपकी एयरफोर्स बाई ग्रुप में आती है तो आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें, और जिन्होंने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली भी देख लें जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हमारे चैनल पर अभी जीके के भी चल रहे हैं, जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको भी जाकर देखना चाहो तो उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसकी पीडीएफ तो आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। क्लास का जो टेलीग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप लोग सर्च कर लेना सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो रोज़ की तरह सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे होता है अपना रागा का, जिसमें रहते हैं आपके 30 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं जीके से, और 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ से, और जो आपके 13 से 14 से 15 क्वेश्चन बचते हैं आपके वो डायरेक्ट रीजनिंग से आते हैं। तो रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है आपकी एयरफोर्स बाई ग्रुप में, तो आप लोग रीजनिंग को अच्छा करके जाएँ, अच्छा परफॉर्मेंस निकलेगा। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आता है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अपने जीके को क्वेश्चन करते हैं। तो जीके जो है ना वो कहीं से भी पूछ लेते हैं वो लोग, उनका क्या है कि जीके का कई सार नहीं है। जीके को एक महासागर की तरह आप लोग बोल सकते हो, तो कहीं से भी आ सकती है जीके, लेकिन क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, उनसे मेनली पूछते हैं ये लोग। तो कई बार क्या होता है देश की राजधानी पूछ ली जाती है आपसे, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अपने भारत के हैं उनके राज्य हैं उनकी राजधानी, या फिर उनके मुख्यमंत्री पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था पहले कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है ना रायपुर है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है, तो सीएम जरूर याद रख लेना। तो सीएम है भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल हो गए अपने सीएम कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। अब देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। और ये किससे अलग हुआ था, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था सन 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि होमी भाभा पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। होमी भाभा जो पुरस्कार है वो अपना किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोग अपना जो भी स्कोर करें तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने इतना स्कोर किया है, मैंने इतना स्कोर किया है। ठीक है कि और आपसे ये भी निवेदन है कि जो आप लोग लगा रहे हो पहले तो उसको क्वेश्चन को खुद से बनाओ, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद जो है उसका आंसर जो है देखो। ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा इसको और भी ज़्यादा लगाने में। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो जो होमी भाभा पुरस्कार है वो दिया जाता है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। ठीक है, पर जैसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आप लोग विशेष योगदान देते हो तो वहाँ पर आपको दिया जाता है होमी जहांगीर पुरस्कार। अब देखिए होमी भाभा, ये होमी भाभा है ना, तो होमी भाभा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्होंने एक भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है इन्हें। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, तो होमी भाभा हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो होमी भाभा हो गए अपने परमाणु के जनक, मतलब भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक जो अनुसंधान केंद्र है वो भी खोला था जिसका नाम था परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC। तो BARC काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद जरूर रखना। तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी 3 जनवरी को और 1954 को। तो 3 जनवरी 1954 को BARC की स्थापना की गई थी, जिसका भी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्तमान में मुख्यालय है इसका मुंबई में। ठीक है, अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में थोड़ा जाएंगे अंदर तो ट्राम्बे बोल सकते हो आप लोग, ट्राम्बे। तो ट्राम्बे में इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कि कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अभ्यास है वो मैं सारे के सारे आपको इसमें कवर करा दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर बने रहें। तो देखिए कोंकण जो नौसैनिक अभ्यास है अपना, वो होता है अपना, सबसे पहले तो बात करें कोंकण की, तो कोंकण होता है अपना भारत और यूके के बीच, यूनाइटेड किंगडम।
तो भारत और यूके के बीच होता है अपना कॉन्कर्ड युद्धाभ्यास। अब देखिए हम ऑप्शंस को उठाकर लेके चलेंगे तो ऑप्शंस से भी हमें कुछ नौसैनिक अभ्यास याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन अपना भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो अपना युद्ध अभ्यास होता है तो वो होता है कौन सा युद्धाभ्यास? संप्रीति। ठीक है, संप्रीति। ठीक है, संप्रीति युद्धाभ्यास किस किस के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश। उसके बाद है भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो ये होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति। तो इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है अपना भारत और चीन। तो भारत और चीन के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो कौन सा होता है? तो भारत और चीन के बीच में युद्धाभ्यास होता है जो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये तो हो गए ऑप्शन के हिसाब से। कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे मैंने संप्रीति बता दिया भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए बता दिया मैत्री, और श्रीलंका के लिए बता दिया मित्र शक्ति, और भारत और चीन का जो बता दिया जो अपना हैंड इन हैंड है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भी आप लोग लिख लेना। एक है अपना शक्ति युद्धाभ्यास। तो शक्ति अभ्यास किस किस के बीच में है? तो शक्ति भारत है अपना और फ्रांस के बीच में। तो शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और होता है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स जो युद्धाभ्यास है वो किस किस के बीच है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में। तो ठीक है, ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद ज़रूर रखना, काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो अपनी है चीन की। तो चीन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर, और जो अपने सबसे कम जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या, सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है अपना वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी है जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, और सबसे राज्य नहीं सॉरी देश, और सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा आबादी है वो कहाँ पर है? तो वो है अपनी चाइना में। और भारत जो है ना अपना आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है भारत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम जनसंख्या के दिवस के बारे में। यहाँ पे देखिए जनसंख्या की बात हुई है तो जनसंख्या दिवस के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी अगर इंपॉर्टेंट है तो पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको बता दो। तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस जो है ना वो कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक चीज़ और है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये मुझे आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए मैं तो अभी आपको बता दूंगा, तो और जैसे आपको याद नहीं होगा तो आप लोग उसको याद भी करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे आपको वर्क देता हूँ करने के लिए, तो उसमें आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोग उसे याद करो और जो है ना उसका आंसर बताओ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर आप लोग एक बार चीज़ याद कर लेते हो तो वो चीज़ भूलते नहीं हो। कब नहीं भूलते हो? जब आप लोग उसको लिख देते हो बिना देखे। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। ठीक है, तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये मुझे आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने यहाँ पर। इसमें बोल रहे हैं कि जो हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया है। तो ये देखिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ पे हमें तो जो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट बताना है कि अभी जो हॉकी टीम के कप्तान है वो कौन है वर्तमान में। तो हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वीरेंद्र लाकड़ा, या फिर मनप्रीत सिंह, या फिर रुपिंदर पाल सिंह, या फिर हरमनप्रीत सिंह। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन से आंसर हो जाएंगे इसके? जो अभी वर्तमान में हॉकी इंडिया के जो पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है, कैप्टन है पुरुष हॉकी टीम के, वो है अपने मनप्रीत सिंह। तो इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत सिंह जो है ना कप्तान है। अब देखिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है वीरेंद्र लाकड़ा और एक नाम दिया गया है हरमनप्रीत सिंह। तो ये दोनों हैं उप कप्तान। तो ये दोनों हो गए उप कप्तान। ठीक है, तो दोनों को याद रखें, वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह तो उप कप्तान हो गए, और जो अपने मनप्रीत सिंह हैं वो कप्तान है, कप्तान। ठीक है, तो इनको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अभी जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है
इसकी वर्तमान में कप्तान कौन है? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना चाहिए कि आपको भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हमसे पूछी जा रही है कि किसने की थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, गांधी जी या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और जो कि आप लोगों को पता होते हैं तो आप लोग लगा देते हो, और नहीं पता होते हैं तो गलत भी लगा देते हो, कई बार छोड़ भी देते हो उसको। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको याद करना है कि सत्यशोधक समाज है जो, उसकी जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिबा फुले ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 3 समाज हैं, एक तो सत्यशोधक समाज है, और एक है अपना आर्य समाज, और एक अपना है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज, तो ये जो 3 समाज हैं इनकी स्थापना करने वाले हमें याद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सत्यशोधक जो समाज है उसकी तो स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद जो आर्य समाज है उसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद जो ब्रह्म समाज की स्थापना है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन और राय। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों समाज, इनको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं आपके जीके से, तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें बोला जा रहा है कि नैयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में नैयार नदी पर स्थित है? एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो हमसे इसकी स्थिति पूछी जा रही है कि वर्तमान में जो नैयार बांध है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखे गए हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल और कर्नाटक। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर है नैयार बांध। तो नैयार बांध है अपना केरल में। तो केरल में एक और बांध है इडुक्की बांध, इडुक्की, ठीक है, इडुक्की बांध केरल में है, और इसको भी याद रखें, इडुक्की वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक अपना टेहरी बांध, टेहरी बांध। तो टेहरी बांध कहाँ पर है? तो टेहरी बांध है उत्तराखंड में, यूके यानी कि उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। तो जो कि देश का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। तो देश का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए वो है टेहरी बांध। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, ठीक है, भागीरथी। तो भागीरथी नदी पर है टेहरी बांध। और देखिए नैयार बांध तो यहाँ पे हो गया अपना केरल में, और किस नदी पर है? नैयार नदी पर है। उसके बाद मैंने इडुक्की बता ही दिया है आपको। तो ये सारे हो गए आपके इम्पोर्टेंट, और आप लोग जो हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट हैं उनको भी पढ़ लेना काफ़ी ज़्यादा, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अपने मैथ के सेक्शन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है अब हमारा मैथ का सेक्शन, जिसमें अब हम करेंगे मैथ के सवाल, जो कि रहने वाले हैं आपके 7 से 8 क्वेश्चंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर से देखना पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 50% अधिक और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 50% कम है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें वर्ग पता होना चाहिए। तो वर्ग जो यहाँ पे इस प्रकार से हम बना रहे हैं वर्ग, तो वर्ग में होती है चारों भुजाएं बराबर। तो यहाँ पे एक भुजा है 4 की, मतलब सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो सभी 4 की हैं, उससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल है बताइए जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 50% अधिक है। तो जैसे देखिए 4 भुजा है वर्ग की, जैसे वर्ग की भुजा है 4, तो उसका 50% कितना होगा? तो उसका जो 50% है वो होगा अपना कितना? 2। तो उसका 50% 2 है। और बोल रहे हैं कि वर्ग की भुजा से 50% अधिक है, यानी कि 4 + 2 तो कितनी हो गई? 6। अब जो आयत की लंबाई आ गई, तो आयत की लंबाई कितनी आ गई? 6। उसके बाद बोल रहे हैं चौड़ाई वर्ग की भुजा से 50% कम है। अभी हमने 50% निकाला है, कितना है? 2। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो चौड़ाई को घटा देंगे जो अपनी वर्ग की भुजा है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी चौड़ाई उसकी। तो वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 2। अब देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत की लंबाई हमें पता चल गई कितनी है। आयत की लंबाई अपनी यहाँ पे निकल के आई है 6, और उसके बाद आयत की चौड़ाई निकल कर आई है यहाँ पर 2। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लेना कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए मैं यहाँ पे एक आयत बना के दिखाता हूँ। तो ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है।
और ये वाली जो भुजा है आपकी लंबाई कितनी निकल कर आई थी अभी आपकी 6। उसके बाद जो चौड़ाई है वो आपकी निकल के आई थी 2। तो इसका बस दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर तो हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है जो कि हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं कि 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे बोला जा रहा है कि औसत का से गुणा किया जाता है, तो औसत में गुणा अगर जैसे संख्या में गुणा किया जाए तो औसत में भी उतने का ही गुणा हो जाता है। जैसे आपकी कोई संख्या दी गई है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 10 संख्याओं का औसत है 6। उसके बाद बोल रहे हैं प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर रहे हैं। तो जैसे प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करेंगे तो जो अपना औसत है उसमें भी 6, उसमें जो प्रत्येक संख्या से गुणा कर रहे हैं 12 का, तो जो अपना औसत है उसमें भी 12 का गुणा हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबके पास यहाँ पे मान के चलो जैसे औसत 6 है तो 10 संख्याएँ हैं तो सबके पास जैसे 6 6 6 6 6, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि 12 का गुणा कर दिया है संख्याओं में, तो यहाँ पे 6 गुणा 12 तो 6 गुणा 12 तो 6 गुणा 12, तो इस प्रकार से चल रहा है। तो अब जो नया संख्या आएगी उसका औसत क्या होगा। तो औसत जो है ना, जो पहले 10 संख्याएं थी उसका औसत कितना था 6। अब ये प्रत्येक संख्या हम 12 से गुणा कर दिया तो औसत में भी 12 से गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 12 छिंगे 72। तो हमारी जो औसत नया बनेगा वो हो जाएगा अपना 72। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ कम, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय कर रही है। यदि वह 25 मिनट में समान दूरी तय करती है तो बस की बढ़ी हुई गति क्या होगी। तो ये जो चैप्टर है अपना जो रेलगाड़ी वाला, या फिर आप लोग बोल सकते हो उसको दूरी वाला, डिस्टेंस वाला, तो यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनना होता है 101%। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमसे बोल रहे हैं कि एक जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक गाड़ी चल रही है, बस चल रही है और 45 मिनट में दूरी तय कर रही है। अब देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जैसे आप अपनी बाइक ही चला रहे हो तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करोगे। तो हमें दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो दूरी निकालने के लिए हमें जैसे दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है अपना 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। तो ठीक है, तो समय हो गया। अब देखिए दूरी हम निकालेंगे तो चाल कितनी है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू समय हमारा 45 मिनट है। 45 मिनट को हम घंटे में बनाना पड़ेगा, तो घंटे में बनाने के लिए यहाँ पे 60 का भाग देंगे। तो 60 का भाग दिया जैसे ही हमने, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई हमारी दूरी कितनी, 45 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय कर ली है 45 मिनट में। अब उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि यदि वह 25 मिनट में समान दूरी तय करता है। तो जैसे समान दूरी तय करती है, जैसे अपनी 45 किलोमीटर की दूरी है उसको 25 मिनट में करनी है पूरी। तो यहाँ पे 25 मिनट है तो हमें यहाँ पे 60 का गुणा करना पड़ेगा घंटा बनाने के लिए। तो बस कुछ नहीं करना है, बस हो गया आंसर। तो अब इसको काट देंगे तो 5 पंजे 25 और 5 निम 45 और 5 से यहाँ पे 12 बच जाएगा और 12 निम में 108। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब बस को अपनी बढ़ी हुई गति मतलब जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर बस चलेगी तो जो 25 मिनट में है ना, तो जो 25 मिनट में 45 किलोमीटर की जो अपनी डिस्टेंस है वो पूरी कर लेगी। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि बस की बढ़ी हुई गति क्या है। तो बस की बढ़ी हुई गति यही है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे, तो इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज कर करके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे 1.2 का कितना परसेंट 1/5 है। तो देखिए हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, बस इसको सॉल्व करने के लिए 1.2 लिखेंगे पहले। तो का के स्थान पर आप सभी को पता है गुणा होता है कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत यानी कि मान लो x प्रतिशत, तो प्रतिशत की जगह पर अपन बटे में 100 लिख देते हैं। इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/5। अब देखिए यहाँ से इसको हटाया तो कितना बचा, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया अपना 0। उसके बाद यहाँ से हम काट देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा 5 दूनी 10 बार, और इसको यहाँ से जब काटेंगे तो कितना बार जाएगा 6 बार। उसके बाद जो अपना x का मान आएगा 6x बराबर कितना आएगा, तो 6x बराबर 100 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा 100/6।
अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 यानी कि 6 कम 6 और फिर 4 बचा छकना के 36, फिर 4 बचा फिर से 6 बार जाएगा, फिर जाएगा 7 बार। तो इस प्रकार से चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से 6 6 6 चलता ही जाएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि 5/7, 10/9 और 15/11 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो यहाँ पे आपसे LCM पूछा जा रहा है किसका, 5/7 का, 10/9 का और 15/11 का। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए जो भी संख्याएं हमसे पूछी जाती हैं उनका LCM कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमसे 5/7 है यहाँ पे, और उसके बाद 10/9 है यहाँ पर, और उसके बाद 15/11 है। तो हमसे जैसे LCM पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास बटे में संख्याएं हैं तो बटे से हमें घबराना नहीं है। तो जैसे हमने LCM पूछा तो हमने क्या कर लिया कि जो अपनी ऊपर वाली संख्याएं हैं उन सभी का LCM निकाल लिया। तो उन सभी संख्याओं का LCM कितना आएगा, 30। उसके बाद क्या करते हैं हम, बटे में क्या लेते हैं, इन जो अपनी नीचे वाली संख्याएँ हैं बटे वाली, इनका HCF। तो इनका HCF कितना आएगा, तो इनका HCF आएगा 1, यानी कि जो अपना LCM है ये आ गया 30/1, यानी कि अपना कितना 30, जो कि हमें देखिए ऑप्शन नंबर दिख रहा है यहाँ पर। कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है मुझे C वाला राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। तो देखिए यहाँ से हमसे बोल रहे हैं कि 900 रुपये में एक फ़ोन को बेचकर कार्तिक को 10% की हानि होती है। तो लाभ और हानि चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है 101%। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर जाएँ। तो देखिए 900 रुपये में बेच रहे हैं एक फ़ोन को कार्तिक, और उसको 10% की हानि भी हो रही है। तो जैसे कोई भी चीज़ हो उस पर हानि या लाभ कब होता है, जैसे आपका कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीद रहे हो तो उसको 90 में बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से आप जैसे 100 रुपया में चीज़ खरीद रहे हो और 100 रुपये में ख़रीदी चीज़ और उसको 200 रुपये में बेच दिया तो आपको लाभ हो गया। तो इस प्रकार से चलता है। तो ठीक है, मतलब जो भी चीज़ होती है अपने क्रय मूल्य पर होती है, मतलब जो अपन खरीद करते हैं उस पर होती है। तो क्रय मूल्य पर हो रही है, कितने की हो रही है, 10% की हानि, यानी कि 100 की चीज़ को उसने 90 में बेचा होगा तभी तो उसको 10% की हानि हो रही है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि 900 में बेचा है, तो 900 में बेचा है, तो ये हो गए दोनों बराबर में। अब इसको काट देंगे तो ये जाएगा 10 बार, और यहाँ पे अपना जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है वो आ गया 1000। तो 1000 आ गया इसका राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि A tan 30 डिग्री प्लस इक्वल टू B cot 30 डिग्री। तो यहाँ पे A/B का होल क्यूब हमें मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसका मान निकालें तो क्या निकलेगा मान, तो सबसे पहले तो A tan 30 डिग्री इक्वल टू B cot 30 डिग्री। तो ये मान निकला। पहले तो अब इसको मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A/B को अलग करेंगे और tan को cot को अलग करेंगे। तो tan 30 डिग्री बटे में यहाँ पे आ जाएगा cot कितना डिग्री, 30 डिग्री। उसके बाद जो B/A है यहाँ पर, ठीक है, B/A। अब देखिए tan 30 का मान आप सभी को पता है होता है 1/√3। तो 1/√3 tan 30 का मान होता है। उसके बाद जो अपना cot 30 है उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है √3। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, तो 1/√3 अपना जैसे आ गया, फिर उसके बाद √3, तो इक्वल टू में चल रहा है हमारे पास B/A। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 होगा तो कितना होगा 1/3 इक्वल टू B/A। तो हमसे पूछा जा रहा है A/B, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे तो A/B कितना आ जाएगा, तो A/B आ जाएगा अपना 3/1। तो बस इसका क्यूब कर दो। अब क्यूब पूछा जा रहा है हमसे तो क्यूब कर देंगे। तो 3 में 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 1 का क्यूब 1 ही रहता है तो 27 ही रहेगा आंसर अपना। 27 यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे हमारी आ चुकी है अब रीजनिंग। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके रहते हैं 14 से 15 क्वेश्चंस, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि प्रत्येक चैप्टर से यहाँ पे पूछे जाते हैं 101% क्वेश्चन। तो जो चैप्टर से क्वेश्चन आपके आते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हमसे बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं इसको जूम करके आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसमें हमें सबसे पहले तो 10 से 15 सेकंड लगाने हैं,
और अगर 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसको छोड़ दो बाद के लिए, मतलब आप उसको बाद में करना। अगर आप लोग इसी में टाइम खपा दोगे तो टाइम चला जाएगा और कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जानबूझकर डाला जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम को जो मैनेजमेंट करना होता है, अगर बहुत से लोग इसी में फंस जाते हैं जिस वजह से उनका टाइम हो जाता है ख़त्म। इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर जब हमसे पूछा जा रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे 69 है, तो यहाँ पे जब बड़ी संख्या है तो हमें इससे कुछ पता चलता है कि जब इसका जोड़ेंगे हम तो यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं आएगी, या फिर इसका गुणा करेंगे तो भी नहीं आ रही है। लेकिन हमने जब एक बार दिमाग लगाया इसमें तो हमने देखा कि 7 का वर्ग होता है अपने पास 49, उस प्रकार से 4 का वर्ग होता है अपने पास 16, और उस प्रकार से जाकर इसका 2 का वर्ग कितना होता है 4। जब इसको ऐड करके देखा हमने तो कितना आया, यहाँ पर आया 69। मतलब यहाँ पे सभी का वर्ग कर रहे हैं और उनको ऐड कर दे रहे हैं। तो ये वाला जो लॉजिक है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें चेक करना पड़ेगा। तो इसमें चेक करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और यहाँ पे कितना इसका कितना वर्ग होता है 9 का 81, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 81 और 9 90 और 1 91। तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मतलब हमारा ये लॉजिक काम कर गया है इसमें। तो बस इसको करेंगे अब। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग यहाँ पर आएगा 4, और उसके बाद 6 का वर्ग होगा 36, और उसके बाद 5 का वर्ग होगा 25। तो 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा 65। तो 65 हमें जो भी ऑप्शन दिखे बस वो लगा दो और निकल लो। तो 65 यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, और जो कि इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखिए निकल लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दिशा और दूरी चैप्टर से। तो दिशा और दूरी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके लिए अच्छे से दिखा देता हूँ, और जिससे आप लोग इसको पॉज करके बना सको। तो देखिए दिशा और दूरी चैप्टर से यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी, यदि शहर पी शहर क्यू के पूर्व में है, और शहर आर शहर पी के दक्षिण में है, और यदि शहर एस शहर आर के पश्चिम में है, तो शहर एस शहर पी के संदर्भ में किस दिशा में स्थित है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपनी दिशाएं पता होनी चाहिए। तो दिशाएं यहाँ पे होती हैं अपनी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये सारी दिशाएं हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं यदि पी शहर क्यू के पूर्व में है, तो क्यू के पूर्व में मान लो आप लोग यहाँ पर पी। उसके बाद बोल रहे हैं आर पी के दक्षिण में है, तो पी का दक्षिण इधर आए तो आर यहाँ पर नीचे हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं यदि एस आर के पश्चिम में, मतलब आर का पश्चिम इधर है और यहाँ पर है एस, तो हमसे बोला जा रहा है कि तो एस शहर जो एस है अपना शहर पी के संदर्भ में किस दिशा में, मतलब पी से यहाँ पे कौन सी दिशा बन रही है। तो पी से यहाँ पे जो है ना दक्षिण, और यहाँ पे जो होती है अपनी साउथ दिशा होती है, और यहाँ पर होती है अपनी नॉर्थ दिशा। तो यहाँ पे जो दक्षिण और पश्चिम दिशा बन रही है, कौन सी दिशा बन रही है दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, जो कि हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो ये एक सीरीज चैप्टर से दिया गया है, इसमें आपको रॉन्ग वर्ड बताना है कि कौन सा पद गलत है। तो देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, 1 से 2 भी बना लेते हैं यहाँ पर। तो इससे क्वेश्चन देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 128 लिखा है, फिर उसके बाद 130 लिखा है, फिर उसके बाद 134, फिर उसके बाद 142, और अगले में यहाँ पे 156, और उसके बाद यहाँ पर 190। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसको देखना है कि क्या कर रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छा मेथड रहता है इसका डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने 2 ऐड किया, उसके बाद इन्होंने 4 ऐड किया, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 8 ऐड किया है। तो बस हमें दिख गया है कि हम इसका दुगना ऐड करते जा रहे हैं। जैसे 2 का दुगना 4 है, 4 का दुगना 8 है, यहाँ पे 8 का दुगना 16 होगा। तो जैसे हमने 16 ऐड किया तो 6 और 2 8, यानी कि 158 आना चाहिए था, और इन्होंने लिखा है 156, जो कि हमारा रॉन्ग है, यानी कि जो पद गलत है वो है 156। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका इसका सेकंड राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से। तो सिटिंग अरेंजमेंट से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है 101%। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से। तो यहाँ पे इसका बोल रहे हैं कि 5 लड़की बीएड की एक परीक्षा देने के लिए एक बेंच पर उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठी। मतलब ये एक बेंच है यहाँ पर, और इस प्रकार से ये बैठी हुई हैं, और उत्तर की ओर इनका मुंह है। अब हमसे कह रहे हैं कि परंतु ज़रूरी नहीं है कि वे समान क्रम में बैठी हों। अब बोल रहे हैं कि मुस्कान रानी के बाएं ओर और सलोनी के दाएं ओर है। तो जैसे हमने मान लिया कि रानी इधर है, तो रानी के बाईं ओर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं रानी को आर से व्यक्त करूँगा, और रानी के बाईं ओर कौन है, रानी के बाईं ओर है मुस्कान, और उसके दाएं ओर
किसके दाएं ओर है? सलोनी के दाएं ओर है। सलोनी के दाएं ओर इधर मान लो इसको, ठीक है। सलोनी के दाएं ओर कौन है? मुस्कान। और रानी के बाएं ओर कौन है? मुस्कान। तो इस प्रकार से ये बन गई। अब बोल रहे हैं शिल्पी रानी के दाईं ओर है, तो रानी के दाईं ओर यहाँ पे आ जाएगी शिल्पी। इसका रानी का दायां इधर है, तो रानी के दाएं ओर हो गई शिल्पी। और हमसे क्या कह रहे हैं? छोटी रानी और शिल्पी के बीच में बैठी है। तो रानी और शिल्पी के बीच में यहाँ पर छोटी, तो यहाँ पे CH लिख सकते हो, C। रानी और शिल्पी के बीच में यहाँ पे बैठ गई C, तो जो अपनी छोटी है वो। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? छोटी के निकटतम दाएं कौन बैठा है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सही से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो एक बार हम फिर से इसको बनाकर देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमारा सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मुस्कान है रानी के बाएं बैठी है, रानी के बाएं बैठी है मुस्कान, और सलोनी के दाएं बैठी है। सलोनी के दाएं बैठी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमसे बोल रहे हैं कि जो अपनी शिल्पी है वो रानी के दाएं बैठी है, तो शिल्पी है रानी के दाएं बैठी है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? छोटी रानी और शिल्पी के बीच में बैठी है, तो रानी और शिल्पी जैसे यहाँ पे बैठे हैं तो इनके बीच में हो गई छोटी। तो हमसे बोल रहे हैं कि छोटी के निकटतम दाएं कौन सा है? तो छोटी का जो निकटतम दाएं है, मतलब छोटी जैसे यहाँ पे है, तो उसके बाद में कौन है? तो यहाँ पे दाएं साइड है शिल्पी, तो छोटी का जो निकटतम दाएं होगा वो होगा शिल्पी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है अपना कोडिंग और डिकोडिंग से। यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ें और तैयारी अपनी मजबूत करें। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में NIBMBLE, तो N सबसे पहले तो NIMBLE को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? SF, और यहाँ पर Y SFR, और Y फिर Q फिर B, तो ये लिख रहे हैं। और उससे हमसे पूछ रहे हैं कि गवर्न GOVERN को क्या लिखेंगे, क्या कोड करेंगे। तो इसको हमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके नंबर याद होने चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पे आता है ये। तो जैसे N अपना आता है 14 पे, और S अपना आता है 19 पे, तो यहाँ पे तो इन्होंने +5 किया है पहले स्टेप में। उसके बाद देखिए I आता है अपना 9 नंबर पे, और F आता है 6 पे, तो यहाँ पे देखिए 9 से 6 हुआ है तो -3 किया है, मतलब पहले में 5 ऐड किया है, दूसरे में -3 किया है। उसके बाद देखिए तीसरा जो स्टेप है, यहाँ पे M आता है अपना 13 पे, और R आता है अपना 18 पे, तो 13 से 18 में +5 ऐड किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब देखा हमने अगली स्टेप में L आता है अपना, B आता है अपना, B कितने नंबर पर? 2 पे, और Y अपना 25 पे, तो यहाँ पे B का नंबर 28 भी हो सकता है, और 28 में से 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 25, मतलब यहाँ पर भी -3 कर रहे हैं। तो ये जो लॉजिक है वो कुछ इस प्रकार से है, पहले में +5, दूसरे में -3, अगले में फिर से +5, और तीसरे में फिर से अगले में -3, फिर अगले में फिर से +5। तो इस प्रकार से जो सीरीज़ है वो चल रही है। तो हम इसमें गवर्न में भी लगाएंगे, तो GOVER और N। तो G अपना आता है सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें +5 करना पड़ेगा। तो G अपना कितने नंबर पे आता है? तो G आता है अपना कितने पे? 7 पे, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो होते हैं 12, और 12 पे आता है L। उसके बाद O आता है अपना 15 नंबर पे, और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेंगे, और 12 पे फिर से L आता है। तो हमारे सारे ऑप्शन चलेगा इस प्रकार से 1, 2 और 3, तो ये तीनों ऑप्शन चलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बचता है आपका, तो देख सकते हो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हमें और भी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपको ऐसे ही ऑप्शन मिल जाते हैं तो इस प्रकार से ही करना है आपको, क्योंकि आपको टाइम की बचत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा पेपर में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इनके चिन्ह चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे A का मतलब माइनस है, B का मतलब डिवाइड है, C का मतलब गुणा है, D का मतलब प्लस है। तो इस प्रकार से हमें जो ये इक्वेशन दी गई है इसका मान निकालना है। तो देखेंगे हम इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले आप ही लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसके मान्स को। तो 35 है पहले, तो उसके बाद A की जगह पे क्या आएगा? -25, और उसके बाद B है, B के स्थान पर डिवाइड आएगा, और 15, और C के स्थान पर गुणा आएगा 30, और कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर है D, और D का स्थान है प्लस से और 5। तो इस प्रकार से इक्वेशन है। अब इसको हम बोर्ड मास से हल कर सकते हैं। तो 35 में से यहाँ पे 25 घटाया, 25 में डिवाइड दिया 15 का, और यहाँ पे आया गुणा में 30 और +5, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, कट जाएगा ये,
और 25 दूनी 50 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 50 है, और 35 यहाँ पर प्लस का है, और प्लस का ये 5 है, तो 35 और 5 हो जाएंगे 40 में से जाएंगे 50, 40 में से 50 गए, कितने बचे माइनस के 10। तो माइनस के 10 ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे कि राम और श्याम दोनों भाई हैं। सचिन सौम्या के पिता हैं और सौम्या श्याम की बहन है, और सौम्या की माँ से किससे संबंधित है। तो देखिए ये एक है ब्लड रिलेशन। तो इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनता है 100%। ठीक है, तो इस चैप्टर को प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से। तो बोल रहे हैं राम और श्याम दोनों हैं भाई। तो सबसे पहले जो लड़का होता है या फिर बॉयज़ होता है या फिर जो मेल होता है उसको हम करते हैं इस प्रकार से व्यक्त, और जो अपनी गर्ल होती है उसको हम करते हैं इस प्रकार से व्यक्त। ठीक है, बस हमें इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब बोल रहे हैं राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो राम को यहाँ पे हम आर से व्यक्त करेंगे और श्याम को यहाँ पे हम एस से व्यक्त करेंगे, ये दोनों हो गए भाई। उसके बाद कह रहे हैं सचिन सौम्या के पिता हैं। सचिन सौम्या के, तो सौम्या के पिता कौन है, सचिन हो गए यहाँ पे सचिन। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सौम्या के पिता हैं और सौम्या किसकी बहन है, श्याम की। तो मतलब ये जो श्याम की बहन है सौम्या, इनके भी पिता हो गए सचिन। ठीक है, अब सौम्या की जो माता होंगी, सौम्या की माता होंगी, तो सौम्या की माता का राम से किस प्रकार से संबंध है। तो राम भी इनके लड़के हैं, तो राम की भी तो माता हुई है। तो अब हमसे बोला जा रहा है कि जो राम है सौम्या की माँ से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसमें दो प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए हमसे पूछा जा रहा है राम का संबंध पूछा जा रहा है, तो राम तो उनका बेटा है, तो इसका तो आंसर हो गया बेटा यानी कि पुत्र। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन घुमा दिया था कि सौम्या की माँ का राम से क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाता माँ। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा देंगे, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना कि किससे पूछ रहे हैं, किसका रिलेशन पूछ रहे हैं। जैसे राम का पूछा तो राम हो गया उनका सन यानी कि बेटा, और अगर उनकी माता का पूछते तो उनकी माँ हो जाती। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा आ चुका है अपना नॉन वर्बल वाला पार्ट। तो नॉन वर्बल वाला पार्ट सबसे पहले तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें सीरीज टाइप का दिया गया है और हमें बतानी है अगली आकृति कौन सी है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे पहला जो एरो है वो अपना इधर है, फिर उसके बाद इधर आया है अपना एंटी क्लॉकवाइज घूम के इधर आ गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया है। देख सकते हो आप लोग अगली स्टेप में, पहले में यहाँ पे आया, दूसरे में यहाँ पे आया, तो अगली जो चौथी स्टेप आएगी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, एरो वाली। तो जो चौथी स्टेप में एरो आएगा यहाँ पर आएगा कॉर्नर पे। और उसके बाद देखिए पहला जो यहाँ पर अपना जो ये वाला चित्र था वो कहाँ पर आया है, पहले स्टेप में यहाँ पर, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। फिर इससे यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पर आएगा, तो मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो अब हम देखेंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस जैसे ही हमने देखे तो सबसे पहले तो हमारा जो एरो था वो होना चाहिए ऊपर। तो एरो ऊपर किस किस में है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे वैसे ही चले गए। तो एरो ऊपर एक इसमें है एक इसमें है, लेकिन देखिए एरो तो ऊपर है और हमने बताया था कि ये वाली चीज़ भी हमारी नीचे होनी चाहिए, तो इसमें तो है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका एक और क्वेश्चन घड़ी से। तो घड़ी चैप्टर से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। इसमें हम देखिए हम निकालेंगे इसका मान कि एक मानक घड़ी के लिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब 4:22 हैं। तो जब सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटा कितना आ जाएगा, तो बटा आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अप्लाई कर देंगे हम और हमारा मान निकल आएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है और निकालना है इसका मान। तो इसका मान क्या होगा, 60 गुणा घंटा, तो 60 गुणा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर जो 22 मिनट है तो 22 का गुणा करेंगे 11 में, तो 11 गुणा 22 तो कितना आएगा, तो 240 ये कितना हो गया, 6 चौके 24 और 240 हो गया ये, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना जब इसका हमने गुणा किया तो कितना आया, तो ये हो गया अपना 242 आ गया, और बटे में हमारा 2 चल रहा था। अब इसको माइनस कर देंगे आपस में तो 2 बचेगा, 2 बचा और बटे में 2 चल रहा था, यानी कि 2 से 2 कट गया तो 1 डिग्री का कोण आएगा।
तो 1 डिग्री का इसके बीच कोण बनेगा, तो यहाँ पे आएगा ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज से आ गया है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सीरीज चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनता है 101%, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो अपूर्ण यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 लिखा है, फिर उसके बाद इन्होंने 15 लिखा है, फिर उसके बाद 37, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 169। तो ये है ना, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इसमें डिफरेंस मेथड लगाना होता है। सबसे अच्छा मेथड रहता है डिफरेंस मेथड का। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसमें देखा डिफरेंस की कितने का है, तो इसमें डिफरेंस है अपना 11 का। तो जैसे 4 में 11 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। और जब इसमें और इसमें डिफरेंस देखा सेकेंड और थर्ड में, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा अपना 22 का। और इन दोनों में देखेंगे डिफरेंस 70 में से अगर 37 घटाएँ तो कितना बचेगा 33। तो अब हमें दिख गया है कि ये जो सीरीज चल रही है 11 के पहाड़े की चल रही है, 11 की टेबल चल रही है, यानी कि 11 एकम 11 दूनी 22, 11 तिये 33। और यहाँ पे अगला जो आएगा, तो अगला क्या आएगा 11 चौके 44। तो 44 को हम 70 में ऐड कर देंगे, तो 70 प्लस 44, तो इसको ऐड किया तो यहाँ पे 4 और 7 4 11, तो 114 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है आपका जो अपनी क्लॉक है वहाँ से। तो क्लॉक चैप्टर है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं यदि जल छवि में एक घड़ी 11:35 के रूप में समय दिखाती है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो हमें जो ओरिजिनल टाइम है वो बताना है, और जो जल का प्रतिबिंब बताया गया है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें ओरिजिनल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 18:30 में से या फिर 17:90 में से घटाना पड़ता है। अब हम डिसाइड करें कैसे करें कि 17:90 में से घटाएं कि 18:30 में से घटाएं। तो देखिए अगर जो मिनट है अपना 30 से ऊपर है तो उसको 17:90 में से घटाएंगे, और मिनट का मान अगर 30 से नीचे है तो उसको 18:30 में से घटाएंगे। तो यहाँ पे जो मिनट का मान है 35 है, यानी कि 30 से ऊपर है, तो हम 17:90 में से घटाएंगे। तो 17:90 में से घटाएंगे और कितना घटाएंगे 11:35। तो जो 11:35 घटाया तो यहाँ पे बचा 5, और यहाँ पे 8 में से 3 गए तो 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे जब 6 मतलब 6:55 बचे, तो 6:55 जो अपना राइट टाइम होगा। यहाँ पर जो अपनी जल छवि दिख रही थी 11:35 की, वो राइट टाइम कितना होगा 6:55। ठीक है, तो ये अपना हो गया राइट आंसर इसका। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल से है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर जब पहली स्टेप है, इन्होंने पहली स्टेप से दूसरी स्टेप में जाने के लिए एक लाइन और बढ़ा दी है। फिर तीसरी स्टेप में इन्होंने एक और लाइन बढ़ा दी, तो चौथी जो स्टेप आएगी उसमें 4 लाइनें रहीं कुछ इस प्रकार से। तो 4 लाइनें हमें देखनी है किस में हैं। तो 4 लाइनें देखेंगे सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 देखा तो 1 2 3 लाइनें तो सही हैं। उसके बाद एक इन्होंने सीधी लाइन बना दी है, जबकि हमें चाहिए थी कैसी कर्व लाइन। तो ये वाला तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर गलत। उसके बाद हमने अगर सेकंड ऑप्शन उठाया, तो सेकंड ऑप्शन जैसे ही हमने देखा तो चारों लाइनें एक जैसी हैं, बिल्कुल सही है ये वाला। लेकिन यहाँ पे इन्होंने केवल एक ही बॉक्स दिया है, जबकि हमें यहाँ पे 2 बॉक्स चाहिए थे कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। तो अब हमने उठाया अपना थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जैसे ही हमने उठाया तो यहाँ पे इसकी भी लाइनें सही हैं, और यहाँ पे 1 और 2 और 3 और 4, तो ये चारों सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो अपना थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 से राइट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 ही हैं, तो ये भी गलत है अपना। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा वो आप लोग मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से इसका। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो इन्होंने ई डी और बी और एफ़ को इन्होंने क्या लिखा है, तो जी सी ई एफ़ लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको नीचे नोट कर लेते हैं, जी सी ई और एफ़। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कई सारे पैटर्न लगते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो पैटर्न लग रहा है वो लग रहा है अपना रिवर्स पैटर्न। मतलब यहाँ से इन्होंने पीछे से उठाया है और उसमें +1 किया है, पीछे से उठाया और उसमें +1 किया है। तो देखिए जैसे एफ में +1 करके जी आया, बी के बाद सी, डी के बाद ई और ई के बाद यहाँ पे एफ।
तो उसी प्रकार से वी वाई एक्स और डब्लू, तो वी वाई और एक्स और डब्लू में जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, डब्लू यहाँ पे है अपना, तो डब्लू आएगा अपना फर्स्ट नंबर पे, और डब्लू में प्लस वन करेंगे तो डब्लू में प्लस वन करेंगे तो डब्लू प्लस वन एक हो जाएगा एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा अपना वाई, और वाई के बाद यहाँ पे जेड, और वी के बाद आएगा अपना, वी के बाद आएगा डब्लू। तो एक्स वाई जेड डब्लू, तो एक्स वाई जेड डब्लू किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है उसमें दिख रहा है मुझे, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा फिर से यहाँ पे, और हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो इन पांचों लोगों में तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बोला जा रहा है कि रिया राम से छोटी है, तो राम बनाएंगे हम सबसे पहले राम। उसके बाद रिया राम से छोटी है तो रिया बना देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं किशन राम से छोटा है लेकिन रिया से बड़ा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में आएगा किशन, तो यहाँ पे किशन को लिख देंगे। और अगले स्टेप में बोल रहे हैं कि संध्या शीतल और राम दोनों से बड़ी है, तो शीतल और राम दोनों से बड़ी है, तो यहाँ पे अपनी जो आ जाएंगी संध्या आ जाएंगी और शीतल भी आ जाएंगी। और लेकिन बोल रहे हैं कि राम जो है ना शीतल से छोटा है, मतलब शीतल यहीं पे आएंगे अपनी, ठीक स्टेप चल रही है, मतलब अब आ गया संध्या, उसके बाद शीतल, फिर उसके बाद राम, फिर उसके बाद किशन, फिर उसके बाद रिया, तो ये स्टेप जो बन गई अपनी। अब हमसे बोल रहे हैं कि इन पांचों में से तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो तीसरा सबसे छोटा यानी कि सबसे बीच में, तो सबसे बीच में अपने राम भाई साहब हैं, तो राम भाई साहब ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया राम। तो यहाँ पे हो चुकी है आज की हमारी वीडियो पूरी, अभी नहीं हुई है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बाकी का। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। इसके पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे, अब इसको बनाएंगे हम, अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली स्टेप में इन्होंने क्या किया है और दूसरी स्टेप में इन्होंने क्या किया है। तो पहली जिससे जो दूसरी स्टेप थी, यहाँ पे इन्होंने जो क्लॉकवाइज घुमाया है 45 डिग्री, 45 डिग्री इन्होंने क्लॉकवाइज घुमा दिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है, मतलब कोई चीज़ ऐसी खड़ी है इसका 45 डिग्री ऐसा ही तो होगा, तो ये आ गया है। तो उस अब जो अगली स्टेप है उसमें 45 डिग्री मतलब ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है, तो मतलब फिर से 45 डिग्री हो गई है। अब जो अगली स्टेप आएगी वो ऐसी है, तो मतलब जैसे ऐसी है तो 45 डिग्री ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी हमें किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऐसी मुझे दिख रही है केवल ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो ऐसी थी यहाँ पर तो ऐसी हो गई है, तो यही दिख रहा है मुझे केवल। तो ये वाला ऑप्शन डी किस में है, तो ऑप्शन ये फोर्थ वाला है ना, तो फोर्थ वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुकी है आज की हमारी वीडियो पूरी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।